कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। है ना। चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्री मंत्रा पे। और शुरुआत इन्हीं लाइनों के साथ मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अभी आपका समय आ चुका है आपके सपने को हकीकत में बदलने का। है ना। तो सुपर 30 का सेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चंस को हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया सुपर 30 के फेज़ 1 में। आज फेज़ 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पुराने एग्ज़ाम के पैटर्न्स के बेसिस पे हैं। दूसरी चीज़, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ क्वेश्चंस डिस्कस नहीं हो रहे हैं, उसके साथ ही साथ डिस्कस हो रहे हैं वो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, वो एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स जो आपके आगामी, यानी कि आप जब जनवरी 2021 में पेपर दे जाएंगे इस बार, तो वहाँ पे आपको ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत ही सारे देखने को मिलेंगे। पेपर होने से पहले पहले आप बहुत ही तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे एग्री मंत्रा पे आप कर चुके रहेंगे, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट और बात सेशन को स्टार्ट करने से पहले वो ये कि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर प्री के लिए स्ट्रेटजी बताइए। प्री की जो आपकी डेटा अनाउंस हुई हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि प्री के एग्ज़ाम के आपके पहले पहले जो भी स्ट्रेटजी है, चाहे वो मैथ्स के लिए, चाहे वो रीजनिंग के लिए, चाहे वो इंग्लिश के लिए, उसकी स्ट्रेटजी, ठीक है, और किस प्रकार के क्वेश्चंस अभी तक बने प्रीवियस ईयर्स में, कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा पकड़ के रखा गया और कौन से कॉन्सेप्ट पे, कौन से टॉपिक्स पे उतना फोकस नहीं था, सभी को डिस्कस करेंगे। तो प्री वाले बिल्कुल भी मत घबराइए, प्री की भी स्ट्रेटजी बताई जाएगी। अभी मेंस पे फोकस करिए, क्योंकि मेंस जो है वो मेजर पार्ट है और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, उस पर आपका पूरा कमांड होना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जितने भी साथी जुड़ चुके हों, फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और लाइव डिस्कशन देखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उस टाइम पे आप क्वेश्चंस को अपने पूछ सकते हो, डाउट्स को पूछ सकते हो और चैट बॉक्स में ही अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हो। बाद में जो वीडियोस देखते हैं, हालांकि बेनिफिट तो उनको भी होना है, बट वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है उस टाइम पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश ये किया करो कि लाइव इंटरेक्शन आपके बीच और मेरे बीच हो सके, ताकि आपकी बात मेरे तक और मेरी बात आपके तक तुरंत के तुरंत पहुंची जा सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन जनरली इन द फॉर्म ऑफ। यहाँ पे बात हो रही है कि प्लांट जो होते हैं, पौधे होते हैं, वो ऑक्सीजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स का प्लांट्स के केस में, तो वहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स में हमें न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि बेसिकली हम 2 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। एक जो कि सिंगल न्यूट्रिएंट होते हैं, सिंगल न्यूट्रिएंट फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, और दूसरे जो कि कंबाइंड फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात की गई है क्वेश्चन में, और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइंड फॉर्म में लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा। और जो कंबाइंड फॉर्म होता है, यहाँ पे पूछा गया है कि उनमें से कौन सा है, तो वो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी, और O2- के रूप में भी, और OH- के रूप में भी लेता है, और साथ ही साथ कार्बोनेट फॉर्म में भी लेता है। यानी कि सबसे ज़्यादा वर्सटिलिटी जो है, वर्सेटाइल जो एलिमेंट है, जो न्यूट्रिएंट है, वो ऑक्सीजन के केस में ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को। और बात करेंगे अगर सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा CO2 के फॉर्म में लेता है। ठीक है, CO2 के फॉर्म में, क्योंकि मोस्टली जो है लीव्स के थ्रू CO2 का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो मैंने सिंगल न्यूट्रिएंट याद रखिएगा, और कंबाइंड फॉर्म में भी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन याद रखिएगा। सिंगल के लिए जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और कंबाइंड में जैसे नाइट्रोजन के लिए अमोनियम हो गया, ठीक है, नाइट्रेट फॉर्म हो गया। तो ये कंबाइंड के एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। एनलार्जमेंट ऑफ कॉटन फाइबर्स रिजल्टिंग इन टाइनी नॉट्स इन द यार्न इज कॉल्ड। देखिए, यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ से कॉटन के केस में कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पेपर में, AFO के पेपर में बार बार बनते रहते हैं। ठीक है। तो एक ऐसा ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर कॉटन फाइबर जो हैं वो अपनी बेसिक साइज से, जो नॉर्मल साइज होती है, उनसे इनलार्ज हो जाए, ठीक है, यार्न में इनलार्ज हो जाए, तो उसे क्या टर्म दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डेज्ड फाइबर्स। क्या कहते हैं उन्हें? ऑप्शन डी, डेज्ड फाइबर्स कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन एक और बनता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी, यहाँ पे यार्न वर्ड आया है, YARN। यार्न वर्ड जो होता है, कॉटन थ्रेड्स के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। तो इनलार्जमेंट जब भी होती है कॉटन फाइबर्स की, तो उसे क्या टर्म दिया जाता है? डेज्ड फाइबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। डिसबडिंग इन काफ ऑफ न्यू बॉर्न इज़ अ बेस्ट मेथड ऑफ। यहाँ पे बात हो रही है एक प्रोसेस की,
एक प्रक्रिया की जिसको कहते हैं डिसबडिंग, और वो किस में होती है, काफ्स में होती है, न्यूबॉर्न काफ्स में होती है। और पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि किसका एक बहुत ही उम्दा मेथड है। तो ये कैटल्स के केस में या कह सकते हो कैटल्स या बोफेलोस के केस में ये डिसबडिंग की प्रोसेस होती है। और ये किसका पार्ट है? तो गाइस आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये डी हॉर्निंग का एक मेथड होता है डिसबडिंग, जिसमें 1 से 6 हफ्ते के अंदर, 1 to 6 वीक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो बर्ड्स होते हैं जहाँ से हॉर्न्स को निकलना होता है उसे हम वहीं पे डिसबर्ड कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसबर्डिंग कहते हैं। और ध्यान रखना है आपको, जो काफ का जो पीरियड होता है, काफ किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 6 मंथ से जो कम के बछड़े होते हैं, जिनकी एज जो है वो 6 मंथ से कम होती है, उन्हें हम काफ की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और डिसबर्डिंग को जो है साथ ही साथ बेस्ट मेथड ऑफ रिमूविंग ऑफ हॉर्म्स भी कहा जाता है, यानी कि ये डी हार्निंग का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। मेरीगोल्ड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज डन यूजिंग, मेरीगोल्ड का हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किस विधि के द्वारा किया जाता है? एक क्वेश्चन इससे और बना था प्रीवियस ईयर के पेपर में, और पेपर में जो बना था क्वेश्चन वो ये पूछा गया था कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जब की जाती है मेरीगोल्ड की, तो किस प्रकार के मेरीगोल्ड में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन सबसे बेहतरीन होता है? तो आपको ध्यान रखना है, अफ्रीकन जो मेरीगोल्ड होता है उसमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की जाती है। और जो इस बार क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसमें पूछा गया कि कौन सी विधि इस्तेमाल की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मेल स्टर्टी का यूज किया जाता है। ठीक है, मेल स्टेरिलिटी जिसे नरबंधता कहते हैं हिंदी में, इसका इस्तेमाल करके हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन मेरी गोल्ड का करते हैं। और मैंने आपको वैरायटी भी बता दिया, अफ्रीकन आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि मेरी गोल्ड में कभी कभी ये क्वेश्चन और बन जाता है मेल स्टेरिलिटी से कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो मेरी गोल्ड में ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ए पेटलस टाइप, यानी कि जिन्हें ए पेटलस स्टेरिलिटी कहते हैं, और दूसरा होता है डबल फ्लावर्ड स्टेरिलिटी। तो दोनों चीज़ों को आपको बेसिकली ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन्फ्लुएंस ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड डैश 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 ऑफ कल्चर्ड सेल्स। यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उसके साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स, इनसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, इन सारे छोटे क्वेश्चन पे भी अगर आपकी कमांड हो जाए तो आप जो एक जनरल कट ऑफ जाती है एग्ज़ाम की, आपके मेंस एग्ज़ाम की, उसको आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। ठीक है, बस इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी आप ध्यान अगर देते गए, और आपको अगर मेजर टारगेट करना है, मेजर अचीवमेंट चाहिए, तो आपको ओवरऑल जी चीज़ों पे कमांड करके एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। वो बात पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, और साथ ही साथ किसी एक और चीज़ को, जो इन चारों पांचों ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिफ्रेंसिएशन में पीजीआर जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, प्लांट सेल्स के केस में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द फ्यूजन ऑफ अ नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट विथ एन ई न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि टेक्निकल होने की वजह ये है कि ये प्लांट ब्रीडिंग से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स, ठीक है, ये सारे जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, यहाँ के क्वेश्चंस पे हालांकि कमांड बच्चों का कम रहता है, और एग्जामिनर की यही चाल होती है कि इन सारे छोटे छोटे कोर्सेज में से आपको क्वेश्चन निकाल के दे देता है, जो छोटे छोटे टर्म्स निकाल के दे देता है, वो सीधा डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, अभी आरआरबी एसओ का एग्ज़ाम हुआ रिसेंटली कुछ दिनों पहले, उसके पहले जो 2018 और 2019 के एफओ का ट्रेंड रहा, उसमें भी छोटे छोटे डेफिनेशन आपसे पूछ लिए गए थे इन्हीं टेक्निकल सब्जेक्ट्स में से। ठीक है, तो आपके उसी में से एक क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक फ्यूजन होता है एक नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट का, और साथ ही साथ ई न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट का। यानी कि इस क्वेश्चन को ऐसे समझिएगा कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो किसी एक स्पीसीज़ में ही प्रेजेंट होगा, और जो साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, वो दोनों स्पीसीज या दोनों सेल्स का होगा। तो इस प्रक्रिया को या इस फ्यूज़न को क्या नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है साइब्रिडाइजेशन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और इसी साइब्रिडाइजेशन को एक और टर्म दिया जाता है, क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या टर्म दिया जाता है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और साइब्रिडाइजेशन का जो मेन पर्पज़ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। साइब्रिडाइजेशन का जो एम होता है वो होता है प्रोडक्शंस ऑफ सोमेटिक साइब्रिड, यानी कि सोमेटिक साइब्रिड का प्रोडक्शन करना मेन पर्पज होता है साइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपको निकाल के दिया है यहाँ पे से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे।
ब्रेसिका जेंसिया, ठीक है, ब्रेसिका जेंसिया इज़ अ एम्फीडाइप्लॉइड ऑफ, ठीक है। पहली चीज़ आपको ये समझना है कि एम्फीडाइप्लॉइड का मतलब क्या है। क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा गया है ब्रेसिका जेंसिया का एम्फीडाइप्लॉइड मतलब ये किससे बना है, किन दो अलग अलग स्पीसीज़ के फ्यूजन से बना है, आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे। बट उसके पहले आपको क्वेश्चन में एम्फीडाइप्लॉइड समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब आप आगे जाके आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओगे, कर पाओगे। तो एम्फीडाइप्लॉइड ऐसे डिप्लॉइड होते हैं, ऐसे डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो डिफरेंट स्पीसीज़ के क्रॉस से बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उनके फ्यूजन से बनते हैं, बट दोनों स्पीसीज़ जो हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो ऐसे जो फ्यूज़न होती है, ऐसे जो प्रोडक्ट बनते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, एम्फी डाइप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। और अगर ब्रेसिका जेंसिया की बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस का क्रॉस जब ब्रेसिका निग्रा से करते हैं तो ये ब्रेसिका जेंसिया प्रोड्यूस होती है, जो कि एक एम्फी डाइप्लॉइड होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज्ड टू कंट्रोल रूट नॉट निमेटोड। एक बायो कंट्रोल एजेंट की बात हो रही है जो कि क्या कंट्रोल करता है, रूट नॉट निमेटोड के लिए या फिर ओवरऑल निमेटोड्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो यहाँ पे एक बैक्टीरियम की बात करेंगे, एक बैक्टीरिया की बात करेंगे जो कि है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, ठीक है। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस जो है यहाँ पे बैक्टीरियम एक बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करता है, जो कि रूट नॉट निमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। एबीए यानी कि एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस्ड अंडर स्ट्रेस कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गन, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि एबीए को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है एब्सिसिक एसिड को। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एबीए कब प्रोड्यूस होता है, अंडर स्ट्रेस कंडीशन। अब चूंकि स्ट्रेस हार्मोन है तो स्ट्रेस कंडीशन में प्रोड्यूस होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विच पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गन, प्लांट के किस सेल ऑर्गन में ये प्रोड्यूस होता है अंडर द स्ट्रेस कंडीशन। बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूट, ठीक है। जड़ों में एब्सिसिक एसिड का बनना शुरू हो जाता है स्ट्रेस की कंडीशन जब भी पैदा हो जाती है प्लांट के केस में। और ऐसे में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू द सॉयल सरफेस, वो प्रभावित हो जाता है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस कंडीशन आ गई रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2020, बहुत ही शानदार क्वेश्चन करंट अफेयर से आपको दिया गया है निकाल के। एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2020 प्रपोज्ड फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इस एक वर्ड का पूरा खेल है पूरे क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखना है। एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2020 प्रपोज्ड किया गया किसके लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। और ये अवार्ड 2020 में किसे दिया गया है, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास में भी आपसे अच्छे से डिस्कस किया गया था। उम्मीद है ज़्यादातर लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। इस भी क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग सही बताएंगे। अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस पे अभी तक अपना कमांड बना पा रहे हो, आपको लास्टली क्या करना है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया करिए अच्छे से, ठीक है। और लास्ट में आप आउट ऑफ 30, चूँकि सुपर 30 का हमारा सेशन चल रहा है, और आउट ऑफ 30 आप कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट कर पा रहे हो उसको आप मेंशन करना ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी पता लग पाए और आपको खुद को, हमें पता लगना बाद में, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। उससे आप खुद को एनालाइज कर पाओगे, ठीक है, खुद को आंक पाओगे और अभी भी जो कमियां रह जा रही हैं उसको आप इम्प्रूव कर पाओगे और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करके आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो यहाँ पे एम एस स्वामीनाथन अवार्ड की बात हो रही है 2020 के, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर एस परोदा जी को, ठीक है, आर एस परोदा जी को इस बार 2020 का एम एस स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड अगस्त में दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत पुरानी बात नहीं है, इसी अगस्त में 2020 को दिया गया था। और किस लिए दिया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनका जो योगदान रहा, किसका, आर एस परोदा जी का जो योगदान रहा फील्ड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट में, उसके लिए इन्हें एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2020 से पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। आर एस परोदा जी के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारियाँ आपको दे दूं कि ये फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं आईसीएआर के, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीआर के ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं आर एस परोदा जी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। विच इज़ नॉट अ मॉनेटरी मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से निकाल के दिया गया है, आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि विच इज़
नॉट, आपको ध्यान रखना है, यहीं पे पूरा खेल है क्वेश्चन का। विच इज़ नॉट अ मॉनेटरी मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति का ऐसा कौन सा मौद्रिक उपाय इनमें से नहीं है। ठीक है, क्या है, नहीं है, नॉट का आपको ध्यान रखना है। मुद्रास्फीति के लिए इसमें से कौन सा मौद्रिक उपाय नहीं है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है। और उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो सॉफ्ट लोन पॉलिसी की जो सॉफ्ट लोन की पॉलिसी होती है, इसका इन्फ्लेशन, इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इस मौद्रिक उपाय का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, और सॉफ्ट लोन पॉलिसी किसके अंतर्गत आती है, किसकी स्टडी होती है, इसमें सॉफ्ट फाइनेंसिंग के स्टडी के अंतर्गत हम सॉफ्ट लोन पॉलिसी की बात करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। राज्यसभा पासेस रिसेंटली 2 फार्म बिल्स। ठीक है, राज्यसभा में भी हाल ही में 2 फार्म बिल पास हुए हैं। पहली फार्म बिल कौन सी है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। ठीक है, पहली बिल कौन सी है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, और दूसरी बिल कौन सी है, द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। तो ये दोनों बिल राज्यसभा से कब पारित हुए हैं, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि जब भी आप बैठोगे एग्ज़ाम में, जनवरी 2021 के एग्ज़ाम में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप पहले से उस तरह के एग्ज़ाम जो आपके क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाएंगे, 45 मिनट में आपको करना होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप एग्री मंत्रा के साथ बहुत ही ज़्यादा कर चुके रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया हो चुकी रहेगी। ठीक है, तो दोनों बिल कब पारित हुए थे ये आपको बताना है। जल्दी फटाफट से कमेंट करते जाइए। जितने लोग जुड़ चुके हैं अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक करने वाले बहुत कम रहते हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आती है। सेशन पसंद आया करिए तो आप लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये बेनिफिशियल वीडियो पहुँच पाए, उनकी प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, एनी हाउ प्रैक्टिस हो पाए। और अगर आप लोग को लगता है कि ये पॉइंट नया है, ये चीज़ें नहीं हैं, ये नया क्वेश्चन है, तो उसे आप राइट डाउन करते चला करिए। ठीक है, आप उसे नोट कर सकते हो, ताकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए, आप एग्ज़ाम में जाने से पहले पहले आप उसे एक बार रीड कर सको और आप सारी चीज़ें रिकॉल कर सको। तो दोनों जो बिल जो पारित हुए थे, 5 जून को ये अध्यादेश पारित हुआ था। कब हुआ था आपको यह ध्यान रखना है, 5 जून को ये अध्यादेश पारित हुआ था इसका, और 17 सितंबर, ठीक है, 17 सितंबर को लोकसभा से पारित हो गया। और उसके बाद राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा से ये बिल जो है 20 सितंबर 2020 को पारित हो गया था। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 सितंबर 2020। ठीक है, 13वें क्वेश्चन की बात करेंगे। द कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, मोरल लॉ एंड अदर हैबिट्स एक्वायर्ड बाय द पीपल एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए और ये देखिए कि किस सेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन लाया गया है आपके लिए एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन का क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सीधा डेफिनेशन रख दिया गया, क्योंकि डेफिनेशन से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आप अच्छे से अवेयर हो। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ पे अपनी पैनी नज़र रखनी है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें ज्ञान को है, जो ज्ञान है, नॉलेज है, बिलीफ, मोरल लॉ, वो मोरल लॉ पे बेस्ड है, एंड अदर हैबिट्स एक्वायर्ड बाय द पीपल एज मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है मोरल लॉ की और उन अदर हैबिट्स की जो एक्वायर किए जाते हैं पीपल के द्वारा जब वो सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स, उस पूरे कॉम्प्लेक्स को, नंबर ऑफ पीपल को क्या टर्म दिया जाता है, उस क्वेश्चन में आपको ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कल्चर, जिसे हम संस्कृति कहते हैं। कस्टम नहीं कह सकते, क्योंकि कस्टम और कल्चर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं। वैसे जनरल लैंग्वेज में हम कस्टम और कल्चर में कोई डिफरेंस नहीं रखते हैं, बट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के पोर्शन से देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी, कल्चर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन शुगर केन, गन्ने में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है। आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपको इसका आंसर बताना है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लूकानो एसिटोबैक्टर जो है वो शुगर केन में नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए जिम्मेदार होता है, ये बैक्टीरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। रूट नोड्यूलेशन इन लेग्यूम्स विल बी इन्हेंस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट एट प्री फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है, प्री फ्लावरिंग स्टेज की अवस्था में जो लेग्यूम्स होते हैं उनमें रूट नोड्यूलेशन, यानी कि जड़ों में उसके नोड्यूल्स का बनना जो है वो इन्हेंस हो जाता है। तो इनमें से किसका उपयोग करने के बाद वो रूट नोड्यूलेशन की जो प्रक्रिया है लेग्यूम्स के केस में वो इन्हेंस हो जाती है।
आपको एक चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी जैसे ही रूट नोडुलेशन की प्रक्रिया बहुत इन्हेंस हो जाएगी, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की दर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो उसको बढ़ाने के लिए रूट नोडुलेशन जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, इन्हेंस होना चाहिए। और रूट नोडुलेशन की जो प्रक्रिया है उसे इन्हेंस करने के लिए जो न्यूट्रिएंट जिम्मेदार होता है वो होता है बोरॉन। तो अगर प्री फ्लावरिंग स्टेज में हम बोरान का एप्लीकेशन कर दे रहे हैं तो हमारा जो रूट नोडुलेशन की प्रक्रिया है लेग्यूम्स में वो इन्हेंस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस क्ले मिनरल। एमॉर्फस क्ले मिनरल की बात पूछी जा रही है इस क्वेश्चन में, तो आपको सही आंसर बताना है इनमें से कौन सा जो है वो एमॉर्फस क्ले मिनरल है। फटाफट से आंसर बताइए। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे लोगों का सी आ रहा है, बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। जब सही आंसर देते हैं तो खुशी होती है, मन में अच्छा लगता है कि हाँ बहुत सारे लोगों की अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। जिन लोगों से एक आध क्वेश्चन गलत भी हो जा रहे हैं उन्हें होपलेस नहीं होना है, उन्हें अपना प्रिपरेशन और बढ़िया करना है, ठीक है, किसी भी हाल में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने में टाइम है, ठीक है। एटलीस्ट 2 महीने का टाइम है आपके पास मेंस होने के लिए। प्री की बात नहीं कर रहा मैं, मेंस की बात कर रहा। तो आप तब तक इतना अच्छा कमांड बना लीजिए, क्वेश्चंस कर लीजिए एग्री मंत्रा के साथ, ताकि आप किसी भी तरह की कोई गलती आप फाइनल एग्जाम में ना करें। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हेलोसाइट कहा जाता है। तो ये एक एमॉर्फस क्ले मिनरल है। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है हेलोसाइट जो है वो 1:1 टाइप, जब क्ले मिनरल क्ले सिलिकेट्स हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के, तो 1:1 में इसे रखा जाता है हेलोसाइट को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 17 की बात करेंगे। येलो ऑरेंज कलर ऑफ एग यॉक इज़ ड्यू टू। बहुत ही थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन, हालांकि इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो ये जो एग यॉक का जो येलो ऑरेंज कलर होता है वो किसके कारण होता है, किस पिगमेंट की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जेंथोफिल के कारण वो एग यॉक का कलर थोड़ा सा पीला या फिर ऑरेंज टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। मृग बहार इन गुआवा गिव्स फ्लावरिंग इन विच मंथ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पोमोलॉजी से फिर से एक बार उठा के दिया गया है कि गुआवा के केस में जो मृग बहार होता है, सबसे पहले बाहर ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि गुआवा के केस में एक बाहर ट्रीटमेंट होता है। 3 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं उसमें, एक अम्बे बहार होता है, मृग बहार होता है, हस्त बहार होता है। जिसमें से अम्बे और मृग बहार जो है वो जनरली नॉर्थ इंडिया में यूज़ किया जाता है, क्या प्रैक्टिस किया जाता है नॉर्थ इंडिया में। और जो हस्त बहार होता है वो साउथ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मृग बहार जो एक फ्लावरिंग के आधार पे जो डिवाइड किया गया है ट्रीटमेंट को, तो मृग बहार में फ्लावरिंग किस मंथ में आती है, ये आप क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। और इस क्वेश्चन का आपके पेपर से बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव है, क्योंकि पोमोलॉजी जो ऐसा सेक्शन है जहाँ से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का पेपर हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन लेकर आता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कमांड रखिएगा। मैं बार बार आपसे चीज़ें कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के बारे में कह रहा हूँ कि आप करंट अफेयर से लेके स्कीम्स तक, ठीक है, और उसके बाद हॉर्टिकल्चर से लेके सॉयल साइंस तक सभी पे कमांड रखिए आप बराबरी से। अगर बात करेंगे मृग बहार की, तो मृग बहार में जो फ्लावरिंग की स्टेज होती है वो होती है जून से जुलाई। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाता है। जून जुलाई में हमारा यहाँ पे फ्लावरिंग हो जाती है, और उसके बाद जो फ्रूटिंग की स्टेज होती है मृग बहार में, जो फ्रूटिंग की स्टेज होती है वो आती है नवंबर जनवरी में, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, फ्रूटिंग टाइम भी पूछ लिया जाता है। तो नवंबर दिसंबर का जो टाइम होता है उस टाइम पे मृग बहार में फ्रूटिंग होती है, और ये बेस्ट फ्रूट्स माने जाते हैं, क्योंकि तीनों अगर ट्रीटमेंट्स की अगर डिफरेंस देखें तो अम्बे बहार और हस्त बहार से बढ़िया फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो मृग बहार का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। एबिलिटी टू चेंज शेप कंटिन्यूसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड स्ट्रेस एंड रिटेन द इम्प्रेस्ड शेप ऑन द रिमूवल ऑफ द स्ट्रेस। यहाँ पे सॉयल साइंस का एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, जिसमें डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन रख दिया गया है और वो टर्म पूछ लिया गया है कि किसकी डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब सॉयल पार्टिकल्स की वो एबिलिटी जो अपना चेंज को जो अपने शेप को चेंज कर लेता है कंटिन्यूसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड स्ट्रेस, जब हम उस पर कोई स्ट्रेस लगाते हैं सॉयल पार्टिकल्स में तो उसके साइज में, उसके शेप में चेंज आता है। बट जैसे ही हम उस स्ट्रेस को हटा लेते हैं तो वो वापस से अपने इम्प्रेस्ड शेप में आ जाता है, वापस से उसी शेप में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये सॉयल प्लास्टिसिटी का एक डेफिनेशन सीधा रख दिया गया है आपके सामने में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी
जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, गमोसिस एंड क्राउन टॉपिंग इन कोकोनट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ, ठीक है, नारियल में गमोसिस एंड क्राउन टॉपिंग की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये जो है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है ये किसके वजह से होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इसका सीवियर और डैमेजिंग जो पेस्ट होता है वो होता है रेड पाम वेविल। इसके कारण जो है कोकोनट में गोमोसिस एंड क्राउन टॉपिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, फ्रूट्स ऑफ रोज विच आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी आर कॉल्ड एज। एक पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि गुलाब यानी कि रोज़, उसके फल, उसके फ्रूट को क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, वो जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, वो विटामिन सी के सोर्स होते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ट्रिक के साथ रखा गया है ताकि एक बात से आपको कई सारी बातें निकल के आपके सामने आए। तो जो रोज़ के फ्रूट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हिप्स कहा जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो कि विटामिन सी के रिच सोर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY अ स्कीम टू ब्रिंग अबाउट ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, किसके लिए है, ब्लू रेवोल्यूशन के लिए है, वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन। पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक रूप से कब लॉन्च हुई है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ आपसे, प्रीवियस ईयर के पेपर का सिनेरियो उठा के आप देख लीजिए, आपको करंट अफेयर्स और स्कीम से कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इन पे भी कमांड बना ले रहे हो तो आप आसान हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम को क्रैक करना, ठीक है। और अगर बात करेंगे ऑफिशियली लॉन्च डेट की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 10 सितंबर 2020, यानी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 सितंबर 2020 को ये योजना लॉन्च की गई। एक चीज़ और आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो बजट एलोकेट हुआ है अगले 5 सालों के लिए, यानी कि 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के लिए 20,050 करोड़, ठीक है, 20,015 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो एलोकेट हुए हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग पीएच इन द सॉइल। इनमें से कौन सा ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो बढ़ता है, जिसकी मात्रा बढ़ती है जैसे जैसे सॉइल में पीएच बढ़ता जाता है, इंक्रीमेंट होता जाता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ऑप्शन ए यहाँ पे यानी कि मोलिब्डेनम हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मोलिब्डेनम की खासियत होती है कि जैसे जैसे सॉयल का पीएच बढ़ता जाता है वैसे वैसे मोलिब्डेनम की अवेलेबिलिटी जो है वो भी बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मार्केट्स कवर्ड इन ई नाम प्रेजेंटली। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूछा जा रहा है कि ई नाम में यानी कि ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में प्रेजेंटली कितने मार्केट या फिर कितनी मंडियां इस समय उपस्थित हैं, अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताना है। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने दे दिया, इस क्वेश्चन का सही सही, तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी प्रिपरेशन, हालांकि करंट अफेयर वाली प्रिपरेशन जो है बहुत ही शानदार चल रही है और आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है, आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन चल रही है, ठीक है। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1000, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, मैं आज तक का डेटा आपको बता रहा हूँ, आज तक का, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में आज तक का डेटा है ये। टोटल 1000 मार्केट जो हैं इस समय इनाम से जुड़ी हुई हैं। फेज़ 1 की अगर बात करेंगे तो फेज़ 1 में 585, ठीक है, 585 मार्केट इसमें इंक्लूड की गई थी। फेज़ 2 में 415 यानी कि 415 मार्केट मंडियां और बढ़ा दी गई, और टोटल आज के डेट में 1000 मार्केट यहाँ पे अवेलेबल हैं पूरे 18 स्टेट और 3 यूनियन टेरेटरीज मिला के, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर इनाम की बात करें तो 14 अप्रैल 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है इनाम, और इसका जो मेन लाइन है, जो लोगो है, वो क्या है, वन नेशन वन मार्केट का। 25 की बात करेंगे, व्हाट इज़ द प्लांटिंग पॉपुलेशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन पैडी क्रॉप, ठीक है। प्लांटिंग पॉपुलेशन पूछी गई है लॉन्ग ड्यूरेशन पैडी क्रॉप के लिए, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ठीक है। बट बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। AFO 2017 का ये क्वेश्चन हालांकि लिखा नहीं गया है, बट मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ
क्योंकि लिखने से थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है आप लोगों का, तो इसलिए मैंने लिखना बंद कर दिया है। आपको बता भले से दूंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किया गया। सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पुटअप किए गए हैं, और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 3,33,333 प्लांट पर हेक्टेयर जो है हम प्लांट पॉपुलेशन रखते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन पेडी क्रॉप के केस में। 26 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हॉर्नलेस ब्रीड ऑफ गॉट। इनमें से कौन सी ऐसी ब्रीड है, नस्ल है बकरी की जो कि हॉर्नलेस है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टॉगनबर्ग। ठीक है, टॉगनबर्ग जो है वो एक एग्जॉटिक ब्रीड भी है गोट की, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है, नॉर्थ ईस्ट स्विट्जरलैंड। इसका ओरिजिन प्लेस क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट स्विट्जरलैंड। ये एक हॉर्नलेस ब्रीड है किसकी, गोट की। उसके अलावा ये एक मेल पर्पज़ के लिए यूज की जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एल्पाइन जो है वो यूरोप की है। ठीक है, ये भी एक एग्जॉटिक ब्रीड है। उसके बाद जो एंग्लो नूबियन है ये इंग्लैंड की है, एल्पाइन यूरोप की है। ठीक है, और एंग्लो नूबियन जो है वो इंग्लैंड की है, और जो सैनन है वो भी स्विट्जरलैंड की है। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और 27 की बात करेंगे फिर, विच इज़ कॉमनली यूज्ड रूट स्टॉक इन नॉर्थ इंडिया फॉर रोज। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रूट स्टॉक कॉमनली यानी कि जनरली यूज़ किया जाता है। बट आपको इस क्वेश्चन में है तो इजी, जल्दबाजी में गलती हो सकती है, और वो गलती कहाँ होगी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन में नॉर्थ इंडिया रखा गया है। ठीक है, और जब भी नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो कोई सा भी रोज़ हो, हमें रोज़ा इंडिका पे ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा रोज़ा इंडिका को यूज़ किया जाता है एज अ रूट स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, द फर्स्ट किसान रेल ऑफ कर्नाटका विल बी ऑपरेटेड बिटवीन बेंगलुरु एंड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। कर्नाटका की पहली किसान रेल, ठीक है, कहाँ की, कर्नाटका की पहली किसान रेल जो कि ऑपरेट हुई थी किसके बीच, बेंगलुरु और जो दूसरी स्टेशन है, जो दूसरी प्लेस है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। तो ये जो ट्रेन चलाई गई किसान रेल, कर्नाटका की तो पहली किसान रेल है, बट आपको ध्यान रखना है कि भारत की ये तीसरी किसान रेल है, क्योंकि इसके पहले 2 किसान रेल और चल चुकी हैं। जो पहली किसान रेल चली वो दानापुर से देवलाली के बीच चली, और जो दूसरी किसान रेल चली वो अनंतपुर से न्यू दिल्ली के बीच चली। ठीक है, दिल्ली के बीच चली, और ये तीसरी, भारत की तीसरी, बट कर्नाटका की पहली है। तो और ये किसके किसके बीच चली है, ये बेंगलुरु से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के बीच चलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, कर्ली लीफ टिप विथ पुअर पॉट सेट इन मस्टर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ। ठीक है, कर्ली लीफ टिप और पुअर पॉट सेट, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है ये आपको बताना है कि किसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। एंटोमोलॉजी का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एफिड। यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एफिड जो है वो कर्ली लेफ्ट टिप और पुअर पॉट सेट के लिए जिम्मेदार होता है मस्टर्ड में। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर इस्टेब्लिश्ड इन। ये भी क्वेश्चन 2016 एएफओ के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर इस्टेब्लिश्ड इन, कौन से सन में सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1979, 2 नवंबर 1979, 2 नवंबर 1979 में जो है ये सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। और ये किसके लिए काम करता है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये काम करता है पोल्ट्री सेक्टर के बेटरमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आज के हमारे सुपर 30 क्वेश्चंस हुए। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो फटाफट से लाइक करके जाइएगा। आपके जो भी फीडबैक बनते हैं उसे आप चैट बॉक्स में छोड़िए। ठीक है, जो बाद में वीडियो देख रहे हैं प्रीमियर के बाद, वो क्या करेंगे, वो अपने जो भी फीडबैक होंगे, जो इम्प्रूवमेंट होंगे, उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, और आगे ही सेशन ऐसे बहुत सारे आने वाले हैं, तो बने रहिए एग्री मंत्रा के साथ। अपना ख्याल रखिए, एग्री मंत्रा के साथ लग के अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। हमारी बेस्ट विशेस और हमारी हार्डवर्क आपके साथ है। आपको बदले में आप कुछ दे सकते हो, तो फटाफट से बस हमें प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।